Hello everyone, welcome to Study IQ IS. Myself Utkarsh Singh and I welcome you all to the second lecture of Anthropology Demystified. Now in the last lecture we have covered the topic what is anthropology, to trace the historical development, terms कहाँ से आए, coin किसने किया उस term को, roots क्या है और डेवलपमेंट किस प्रकार से हुई, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। इस लेक्चर में सेकंड लेक्चर में हम ब्रांचेस और स्कोप के बारे में काफ़ी समराइज वे में पढ़ने वाले हैं। अब बैचेस के अंदर में हमारे पास काफ़ी टाइम रहता है तो हम एक्सपांड करते हैं होराइजन को, बट यहाँ पर 9 मिनट का समय और विदाउट 1 सेकेंड को हम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब भी हम ब्रांचेस की बात करते हैं तो यहाँ पर 4 मेजर ब्रांचेस एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में आ जाती हैं। सबसे पहले जिसको आप सोशल एंथ्रोपोलॉजी कहते हो, साथ ही साथ इसको कल्चरल भी कहा जाता है। कई सारी कंट्रीज़ में इसको पोस्ट कॉलोनियल, पोस्ट वर्ल्ड वॉर टाइम फ्रेम में एक नया टर्म आया जिसको आप कहते हो सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। दूसरी ब्रांच आपकी है फिजिकल और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, तीसरी लिंग्विस्टिक और चौथी आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ना कभी कभी हम इस डिस्टिंक्शन को भी मेंटेन करते हैं, डिस्कस करते हैं कि डेवलपमेंट किस प्रकार से ये डिस्टिंक्शन आया। जैसे सोशल और कल्चरल को अगर आप देखोगे तो ये 2 सेपरेट पैराडाइम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में जो टर्म है वो सोशल एंथ्रोपोलॉजी अक्सर यूज़ किया जाता है, जबकि आप अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट को देखोगे तो कल्चरल टर्म इज़ मोर रूटेड इन देयर लेक्सिकन। इंडिया के संदर्भ में अगर आप बात करोगे तो हमारे यहाँ जब तक कॉलोनियल रिजीम था, सोशल एंथ्रोपोलॉजी वाज द की टर्म दैट वाज यूज्ड। एन के बोस से लेकर के डी एन मजुमदार साहब की किताबें या फिर जितने भी और भी स्कॉलर्स हैं 80s 90s तक भी कई सारे स्कॉलर्स, क्योंकि उनकी पढ़ाई उस तरीके से हुई थी, शिक्षा उस तरीके से हुई थी, तो टर्म सोशल एंथ्रोपोलॉजी ज़्यादा यूज़ होता था। ठीक है, माखन झा साहब की किताब, डी एन मजुमदार साहब की किताब के टाइटल्स आप पढ़ते हो, रिकमेंडेड रीडिंग होती है आपके लिए, इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, है ना। तो यहाँ पर आप इस टर्म को देखते हो। पर आज के समय में खासकर 90s के बाद, फॉर दैट मैटर सम ऑफ द टेक्स्ट बुक इवन आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पोस्ट कॉलोनियल रिजीम देखने को हमें मिली जहाँ पर टर्म सोशियो कल्चरल यूज़ हुआ। सिमिलरली ब्रिटेन में एक जो ट्रेंड था वो फिजिकल टर्म को यूज़ करने का था, जबकि अमेरिका में बायोलॉजिकल टर्म यूज़ होता था। अब ये जो मेजर रीजन्स हैं, ये 4 मेजर ब्रांचेस हैं और इन 4 ब्रांचेस का जो सिंथेसिस है, इनका जो इंटीग्रेशन या कन्वर्जेंस है, वो एंथ्रोपोलॉजी की होलिस्टिक अप्रोच को हाईलाइट करता है कि ह्यूमन को अगर पढ़ना है तो उसको टुकड़ों में मत पढ़िए कि सिर्फ उसके सोशल एस्पेक्ट को पढ़ लो, वो तो सोशियोलॉजी भी पढ़ लेगा। सिर्फ उसके फिजिकल एस्पेक्ट को पढ़ रहे हो, वो तो लाइफ साइंसेस भी पढ़ लेगा। सिर्फ उसके आर्कियोलॉजिकल एस्पेक्ट को पढ़ रहे हो, है ना, वो तो हिस्ट्री भी पढ़ लेगा। इन जनरल जो आर्कियोलॉजी है वो भी पढ़ लेगी। सिर्फ आप उसके लिंग्विस्टिक या जो भाषा का आधार है उसको पढ़ रहे हो, वो तो भाषा शास्त्री भी कर लेंगे। अगर इंसान को टोटलिटी में समझना है तो इनके बीच में हमें कन्वर्जेंस लाना होगा। टुकड़ों में ना पढ़ करके, पार्ट्स में ना पढ़ करके, होल ह्यूमन बीइंग को आपको पढ़ना होगा। कई बार ये टर्म्स उनके बच्चों को डर लगता है कि क्या यहाँ पर हम मेडिकल साइंस भी पढ़ेंगे, जूलॉजी नहीं, हम जनरल बेसिक अंडरस्टैंडिंग करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी को एक मल्टीफिसिटेड सब्जेक्ट के तौर पे, डिसिप्लिन के तौर पे देखा जाता है और एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को यहाँ पर अपनाता है। यानी कि हमें कोई झिझक नहीं है कि कोई सब्जेक्ट के अंदर में देयर इज अ एक्सपर्टीज। फॉर एग्जांपल, इफ सोशियोलॉजिस्ट आर हैविंग सर्टेन एक्सपर्टीज इन सर्टेन डायमेंशन ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, तो हमें कोई झिझक नहीं है कि हम उनसे कोई कंट्रीब्यूशन को इनकॉर्पोरेट करें। फॉर दैट मैटर, हम टेलकट पार्सन से लेकर के इमाइल दरखाइम और भी कई सारे जीएस घूरे जैसे स्कॉलर जो कि कोर सोशियोलॉजिस्ट स्कॉलर है, ऑल्दो उनके कंट्रीब्यूशन एंथ्रोपोलॉजिकली भी रेलिवेंट है, बट हम उनको पढ़ते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है ओपन आर्म्स के साथ। जैसे शाहरुख खान अपने सिग्नेचर मूव को दिखाते हैं, उस तरीके से सब्जेक्ट की जो बाहें हैं, जो आर्म्स हैं, वो हमेशा खुले हुए होते हैं। आप इनवाइट करते हो हर तरीके के थॉट्स को, जितनी भी नॉलेज है वी आर रेडी टू एक्सेप्ट इट, है ना। क्यों? ताकि हम बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन कर सके, जो कि एट द सेंटर ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल इंक्वायरी है। नाउ इन 4 ब्रांचेस के अलावा कुछ स्कॉलर्स ने कहा है रिसेंट टाइम्स में, लाइक 40s, मिड 40s के बाद खास करके, कि एक 5th ब्रांच भी एंथ्रोपोलॉजी की है जिसको आप अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी कहते हो। नाउ ये सारी जो ब्रांचेस है, इनके अंदर का जो थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किस तरीके से ह्यूमन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जा सकता है, वो हमें अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी बताती है। यानी कि जब हम ह्यूमन के कल्चर को समझ रहे हैं, उसके बायोलॉजिकल डायमेंशन को समझ रहे हैं, तो दोनों आधार पर उसकी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सोशल प्रॉब्लम्स भी हैं एंड देयर आर सर्टेन फिजिकल इश्यूज अराउंड ह्यूमन और ह्यूमन पॉपुलेशन, है ना। तो हम जब इन फील्ड्स को एक साथ मिला करके देख रहे हैं तो इनके थ्योरेटिकल आइडियाज को अप्लाई करके ह्यूमन की बेसिक रूटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश क्यों ना करें।
तो ये एक फिफ्थ ब्रांच के तौर पे कभी कभी अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी को देखा जाता है, बट इट इज नॉट ऑलवेज एक्सेप्टेड एज वन ऑफ द फोर मेजर ब्रांचेस आपकी यही रहती है। अब इन सारी ब्रांचेस के अंदर में देयर आर सब स्पेशलाइजेशन। फॉर एग्जांपल, जब आप सोशल और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ रहे हो तो इसके अंदर में सब स्पेशलाइजेशन है। फॉर एग्जांपल, यहां पर आपको मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी, नाम से लोगों को लगता है ये तो फिजिकल के अंदर में होना चाहिए, बट एक्चुअली आप यहां पर हेल्थ से जुड़े हुए, इलनेस से जुड़े हुए जो कल्चरल मीनिंग है, जो एथनो इटियोलॉजी है, इसको आप एड्रेस करते हो। हेल्थ सीकिंग बिहेवियर, केयर एंड हीलिंग से रिलेटेड जो प्रैक्टिसेस हैं और जो कल्चरल डायमेंशन ऑफ द सिकनेस है, इनको आप यहां पर मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में एड्रेस करते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप इकोनॉमी जो है इनको भी पढ़ते हो, जो पॉलिटी है इनको भी पढ़ते हो, है ना, और सोशल और कल्चरल डायमेंशंस में पढ़ते हो। यानी कि subject like economics and polity and sociology are mostly focusing on the contemporary society. They are focusing in the present society. Focus present society के ऊपर है ना, मॉडर्न सोसाइटी के ऊपर है। बट एंथ्रोपोलॉजिस्ट इकोनॉमी एंड पॉलिटी ऑफ द सिंपल सोसाइटी, दैट इज द ट्राइबल सोसाइटीज के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, और साथ ही साथ पास सोसाइटी जो अब एग्जिस्ट नहीं करती है इंडस वैली के समय में, उनके ऊपर भी हमारा यहाँ पर फोकस देखने को मिल रहा होता है। प्लस हम एथनोग्राफिकल, एथनोलॉजिकल स्टडीज को भी करते हैं, जिससे हम कल्चरल डाइवर्सिटी जो रूटेड है उसको भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में रिलीजन से लेकर के मैरिज, फैमिली, जो ह्यूमन की सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की जा रही होती हैं। इसके अंदर में बहुत सारे सब फील्ड आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। सिमिलरली, जब फिजिकल और बायोलॉजिकल की बात करोगे तो यहाँ पर हम प्राइमेट्स की स्टडी करते हैं, जिसको प्राइमेटोलॉजी के अंदर में पढ़ा जाता है। हम यहाँ पर अलग अलग फॉसिल्स की भी पढ़ाई करते हैं, जिसको पेलियोंटोलॉजी के अंदर में भी कहा जाता है, डाला जाता है। हम यहाँ पर बीमारियों को भी पढ़ते हैं, जो कि एपिडेमियोलॉजी के अंदर में डाला जाता है। हम यहाँ पर ग्रोथ, खासकर एजिंग को भी पढ़ते हैं, जो कि जेरेंटोलॉजी के अंदर में डाला जाता है। हम ह्यूमन के बॉडी टाइप को पढ़ते हैं, जिसको सोमैटोटाइपिंग के अंदर में यहाँ पर डाला जाता है। ठीक है, हम फॉरेंसिक्स को भी यहाँ पर एड्रेस करते हैं, जो कि अगेन फिजिकल डायमेंशन के अंदर में रखा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें एक होलिस्टिक वे में इंसान के ऊपर फोकस करवा रही हैं। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी को भी आप यहाँ पर ले सकते हो, और जो ह्यूमन का जेनेटिक्स है इसके ऊपर भी हम फोकस करते हैं। दीज आर सम ऑफ द डायमेंशन, जो सब फील्ड्स हैं इन मेजर ब्रांचेस के अंदर, उनमें से कुछ का एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्योंकि समय 9 मिनट है हमारे पास, पूरी यहाँ पर हम आपको मैप ड्रॉ करके नहीं बताने का समय है। आर्कियोलॉजी के अंदर में फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकल स्टडीज जो है ना, यानी कि ऐसी सोसाइटीज जिनके रिटन एविडेंसेस हैं, उनके भी आर्कियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट को, एविडेंसेस को हम यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी होती है, एथनो आर्कियोलॉजी यहाँ पर एक सब फील्ड आपकी आ जाती है ना, और साथ ही साथ आपकी सेटलमेंट आर्कियोलॉजी भी यहाँ पर होती है। नाउ सेटलमेंट आर्कियोलॉजी बेसिकली इंसान, सेटलमेंट आर्कियोलॉजी के लिए कभी कभी एक ब्रॉडर टर्म को यूज़ किया जाता है, जो है इन्वायरमेंटल आर्कियोलॉजी। ये इंसान के पास्ट के इन्वायरमेंट के बीच के रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करता है, कि पास्ट में जो इंसान था और उसका जो इन्वायरमेंट था कोरिस्पॉन्डिंग, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप था, सेटलमेंट के लिए किस तरीके की स्ट्रैटेजी को यूज़ किया जाता था, रिसोर्स के लिए किस तरीके की स्ट्रैटेजी को यूज़ किया जाता था। सिमिलरली एथनो आर्कियोलॉजी में आप प्रेजेंट सोसाइटीज़ को पढ़ करके पास्ट सोसाइटीज़ के एविडेंसेस, पास्ट सोसाइटी के बिहेवियर और एक्टिविटी पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे हो। एक्सपेरिमेंटल में आप टूल टेक्नोलॉजीज किस तरीके से मैन्युफैक्चर होती थी, है ना, जो हाउ वाला एस्पेक्ट है उसके ऊपर आप फोकस कर रहे हो। ठीक है, हिस्टोरिकल के अंदर में मैंने आपको पहले बात बता दी। नाउ लिंग्विस्टिक के अंदर में भी पहला तो आपका है जो हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स है, इसके अंदर में लैंग्वेज, उसके सिंथेसिस, डेवलपमेंट, ओरिजिन प्लस स्ट्रक्चर के ऊपर में फोकस किया जाता है। देन आपकी एथनो लिंग्विस्टिक है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज, और साथ ही साथ आपका सोशियो लिंग्विस्टिक, जो कि सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज को बताता है। नाउ एंथ्रो का स्कोप क्या है, क्या इसके फायदे हैं? देखिए, एंथ्रो का स्कोप शुरुआत में काफ़ी लिमिटेड था, प्रिमिटिव सोसाइटी की स्टडी तक, सिंपल सोसाइटीज़ और जो ह्यूमन का एक बायोलॉजिकल डायमेंशन है, स्कल्स को पढ़ रहे थे ब्लूम एंड बैक जैसे स्कॉलर्स, कि अलग अलग रेसेस के किस तरीके से वेरिएशन होते हैं। तो रेशियल स्टडीज़ हो रही थी, ह्यूमन के फिजिकल और बायोलॉजिकल प्लस कल्चरल वेरिएशन को पढ़ा जा रहा था, अलग अलग ट्राइब की प्रैक्टिसेस और ह्यूमन के बीच में रेशियल डिफरेंसेस, दोनों क्या हैं, ये वेरिएशन की स्टडी है। लेकिन बाद में स्कोप एक्सपांड होते रहा। आज हम ह्यूमन इवोल्यूशन डाइवर्सिटी को तो पढ़ते ही हैं, बट पब्लिक पॉलिसी के अंदर में, डेवलपमेंट के अंदर में भी कंट्रीब्यूट करें और डेवलपमेंट को क्रिटिकली भी देखते हैं। साथ ही साथ बिजनेस, इंडस्ट्री से लेकर के मैनेजमेंट, यहाँ पर भी योगदान है। एक फील्ड है म्यूजियोलॉजी जो है,
कल्चरल रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि CRM, ये भी हम यहाँ पर देख रहे होते हैं। एडवोकेसी और सोशल जस्टिस, लाइक वी वांट टू बी द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, जो खुद अपनी बात नहीं रख पाते हैं, सिंपल सोसाइटीज, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, उनके लिए एडवोकेसी से लेकर के जो पॉलिसी मेकिंग है, इसमें भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट का रोल है। लीगल से लेकर के फॉरेंसिक में भी यहाँ पर रोल है। हम ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेसेस, उनका इम्पैक्ट क्या है दुनिया भर की सोसाइटीज़ पे, कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़ पे, सिंपल और मॉडर्न सोसाइटीज़ पे। अर्बन लैंडस्केप्स को भी हम पढ़ते हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ को भी पढ़ते हैं, साथ ही साथ ट्रांसनेशनल स्टडीज़ भी हम करते हैं। आज के समय में वर्ल्ड इज़ अ स्मॉल विलेज, तो इस विलेज में क्या कनेक्शन है उसको भी एनालाइज आप करते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो डिजिटल और मीडिया है, इंसान का एग्जिस्टेंस आज सिर्फ दुनिया भर में आप कहते हो फिजिकली नहीं रह गया, एक डिजिटल स्पेस के अंदर में भी ह्यूमन है और उसका एक अलग बिहेवियर कई बार देखने को मिलता है। तो डिजिटल स्पेस मीडिया के अंदर में भी हम कई बार डिजिटल मीडिया एंथ्रोपोलॉजी के स्कोप को हाईलाइट करते हैं।